सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27.5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी 20 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं 17 अगस्त को एक दिन में देश भर में रिकॉर्ड करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जो अब तक एक दिन में किए गए परीक्षण में सबसे अधिक है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसात के मौसम के बाद होने वाली बीमारियों से होने वाले प्रकोप के प्रति लोगों को आगाह किया है और एहतियात बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड महामारी को लेकर क्या कहा है, इसकी भी होगी बात। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर आज से शुरू होने वाली 3 दिवसीय सम्मेलन में क्षेत्र में उभरती समुद्री सुरक्षा संरचना और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। कोरोना महामारी संकट के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, इसकी भी होगी बात। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27.5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी 20 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 बीमारी से एक दिन में अब तक सबसे अधिक 57,937 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत भी लगातार बढ़ रहा है और देश में रिकवरी रेट 73% से ज्यादा हो गया है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 13 लाख से ज्यादा हो चुका है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 6,73,166 रह गए हैं, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 24.91% है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अभी 1.92% रह गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के मजबूत संकल्प से देश में प्रतिदिन कोरोना परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हर रोज 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 17 अगस्त को एक दिन में देश भर में रिकॉर्ड करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए, जो अब तक एक दिन में किए गए परीक्षण में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का स्तर बरकरार रहने के बावजूद कोविड-19 की संक्रमण दर 10.03% से घटकर 7.72% रह गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ग्राफ दिखाते हुए कहा कि 8 से 14 जुलाई के बीच संक्रमण की दर 10.03 थी, जो 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच घटकर 7.72% रह गई है। देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार है। देश में सरकारी क्षेत्र की 971 और निजी क्षेत्र की 505 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,476 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन में से एक फेज 3 ट्रायल पर पहुंच गई है और कोविड वैक्सीन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। वहीं बाकी 2 फेज 1 और 2 में हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत में विकसित की जा रही 3 वैक्सीन में से एक का ट्रायल जल्द ही तीसरे चरण में जाएगा। वैक्सीन को लेकर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी सप्लाई चेन की भी रूपरेखा पूरी तरह तैयार है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सोमवार को वैक्सीन कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में विशेषज्ञ समूह के अधिकारियों के अलावा भारतीय सीरम संस्थान, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी शामिल थे। दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह को इस समय टीके के विकास के लिए चल रहे ट्रायल की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस हफ्ते
ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर रही है। इस महीने की शुरुआत में इस वैक्सीन के फेज 2 और 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसात के मौसम के बाद जल और कीटाणु जनित बीमारियों से होने वाले प्रकोप को लेकर लोगों को आगाह किया है। साथ ही इनसे बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने डीडी की एक खबर पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि उष्णकटिबंधीय और रोग वाहक जनित बीमारियों का मौसम है, इसलिए आप सभी से उचित सतर्कता बरतने की अपील करता हूं। सरकार भी हालात पर नजर रखे हुए है और प्रभावितों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। और अब बात राज्यों में कोरोना के हालात की। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1374 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,54,741 हो गई है। राजधानी में मंगलवार को 1,146 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में अब तक कुल 1,39,447 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में अभी 11,068 सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,119 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 6,15,477 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में 9,356 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके बाद राज्य में अब तक 4,37,870 लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 71.14% हो गया है। ओडिशा विधानसभा का सत्र 30 सितंबर से पहले शुरू होगा। सत्र के समय सभी को कोविड नियम का अनुपालन करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ चर्चा करके तारीख निर्धारित की जाएगी। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1,266 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। ये समिति जम्मू कश्मीर के आर्थिक पुनरुद्धार और यहां के कारोबारी समुदाय को समर्थन के तौर तरीके तय करेगी। पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सभी शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। नगर निगम सीमा में अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी लॉकडाउन को 25 अगस्त तक की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दिल्ली कंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के सभी क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं की 8 संयुक्त टीमों को वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 रोग की उत्पत्ति और प्रबंधन में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनकी ओर से किए जाने वाले शोध कार्यों में एंटीवायरल कोटिंग्स, इम्यून मॉड्यूलेशन, अपशिष्ट जल में SARS-CoV-2 की पहचान करने, रोग का पता लगाने की तकनीक, रिवर्स जेनेटिक्स की रणनीति और दवाओं का अन्य तरीकों से इस्तेमाल शामिल है। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने दोनों देशों की 8 टीमों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें कोविड-19 पर अनुसंधान करने वाले भारत अमेरिका वर्चुअल नेटवर्क के प्रमुख शोधकर्ता शामिल हैं, जो कोरोना वायरस के कारण जन्मी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों में मदद करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,19,87,000 के पार हो गई है, जबकि 7,76,900 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है। संक्रमितों की संख्या यहां 54,80,000 को पार कर गई है और 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में अब तक 33,59,500 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1,08,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि विश्व अभी कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने जैसी स्थिति में नहीं है।
WHO के आपातकालीन मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि वैश्विक आबादी के रूप में अभी हम उस स्थिति के कहीं आसपास भी नहीं हैं जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं WHO ने सभी देशों को लिखकर कहा है कि वो जल्द से जल्द वैश्विक साझा वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल हों। कुछ और अहम खबरें। संसद भवन परिसर में आज संसदीय समितियों की 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं। गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों पर बैठक में विचार करेगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति माता पिता और वरिष्ठ नागरिक संशोधन विधेयक 2019 पर हितधारकों का विचार जानेगी। राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति के समक्ष केंद्रीय वित्त सचिव और उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के सचिव साक्ष्य देंगे। इसी तरह सांसदों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति अपनी बैठक में रेलवे और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेगी। चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करेगा। एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करने के मामले पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा की गई। आयोग ने राजनीतिक दलों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से दिए गए सुझाव और सिफारिशों पर भी विचार विमर्श किया, जिसके बाद आयोग ने 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि इन दिशा निर्देशों के आधार पर चुनाव कराने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से संबंधित उपायों के लिए संबंधित राज्य या जिले के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। सरकार ने वैध वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों को परिवार के साथ भारत आने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की यात्रा करना चाह रहे विदेशी नागरिकों की और अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में और ज्यादा छूट देने की जरूरत पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके मुताबिक भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार J1 वीजा धारक विदेशी नागरिकों और J1X वीजा वाले उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। अगर उनके पास J1 या J1X वीजा है जो निलंबित हो गया है तो भारत में उनके प्रवेश के लिए ऐसे वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाएंगे। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर इस तरह के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो वो भारतीय दूतावासों से नए सिरे से J1 या J1X वीजा हासिल कर सकते हैं। आव्रजन चेक पोस्ट के जरिए भारत आने वाले यात्री ट्रैफिक पर मौजूदा पाबंदियों विदेशी नागरिकों की इन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगी। हालांकि कोविड-19 से जुड़े विषयों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत 13 देशों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के लिए बातचीत कर रहा है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, कीनिया, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि एयर बबल व्यवस्था पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी प्रस्तावित है। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, UAE, कतर और मालदीव के साथ एयर बबल के तहत जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चल रही है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नागर विमानन मंत्रालय कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दर्जनों हवाई अड्डों की सूची बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने की तैयारी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुछ और अहम फैसले भी लिए जाएंगे। सुबह 9 बजे की खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक।
जितनी बार हो सके उतनी बार धोए। चौथी बात, घबराए नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, यह किसी को भी हो सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, कवि, लेखक और पत्रकार, अंग्रेजी के पहले साहित्यकार जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों के बीच गिग्गर नाम से मशहूर किपलिंग ने लिखी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं उनके मोगली, शेर खान और बघीरा जैसे किरदार। अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेता किपलिंग हैं, किम और जंगल बुक सरीकी बेमिसाल कृतियों के रचनाकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में क्षेत्र में उभरती समुद्री सुरक्षा संरचना और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का मुख्य जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करना होगा। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उत्तरी सीमाओं पर हाल की घटनाओं और कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। नौसेना के कमांडर सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के साथ ही दक्षता में सुधार करने के लिए नौसेना में कार्यात्मक पुनर्गठन पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर भी चर्चा होगी। कमांडर इन चीफ के साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना में संचालन, साजो सामान, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे जो वर्ष के दौरान हुई हैं और भविष्य के कदमों पर भी विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाए जाने और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष पद सृजित किए जाने के बाद नौसेना कमांडरों का होने वाला पहला सम्मेलन है। अफगानिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और वहां के लोगों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के प्रति अपनी नियति को आकार देने की अफगानिस्तान की आकांक्षा और आतंकवाद मुक्त न्यायसंगत समाज स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करता है। अफगानिस्तान 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कोरोना महामारी संकट के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। वो कल 2 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास भी मौजूद रही। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के दौरान कोविड-19 महामारी के इस मुश्किल दौर पर चर्चा हुई। साथ ही कोविड-19 के बाद कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी, कनेक्टिविटी बढ़ाने, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार, कोविड-19 महामारी पर सहयोग, चिकित्सीय और वैक्सीन में सहयोग के अलावा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती को लेकर भी चर्चा हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने महामारी के बीच भारत द्वारा इंजनों की आपूर्ति पर आभार जताया। मुलाकात के दौरान सुरक्षा और रोहिंग्या मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के रास्तों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणवर्धना को फिर से विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर बधाई दी है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि अपनी साझेदारी को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके साथ करीबी रूप से काम करने को लेकर आशान्वित हैं। विश्व भर की संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन आज से शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले वर्चुअल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में IPU के अध्यक्ष गैब्रिएला बेरोन, ऑस्ट्रियन नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष
वोल्फगैंग सोबोटका और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस संबोधित करेंगे। अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व की भूमिका के विषय के तहत ऑस्ट्रिया और संयुक्त राष्ट्र की संसद मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया में शांति और सतत विकास प्रदान करना है। आयोजकों का मानना है कि ये सम्मेलन वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को और मजबूत करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस साल मार्च से जून के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 में इसी अवधि की तुलना में 23.24% बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति में बाधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात करना जारी रखा। मंत्रालय के मुताबिक कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि के कारण निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया में निर्माण उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण उपकरण, प्रौद्योगिकी घटक और एग्रीगेट्स पर CII की वर्चुअल प्रदर्शनी नाम के वेबिनार को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयात को कम किया जाना चाहिए और विभिन्न घटकों के विनिर्माण को बढ़ाना चाहिए। रेलवे की संपत्तियों पर अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे की संपत्तियों की निगरानी करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निंजा नाम के ड्रोन खरीदे गए हैं। सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने रेलवे के इलाकों जैसे स्टेशन परिसर, पटरियों, यार्ड और वर्कशॉप्स वगैरह की बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की खरीद की है। रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड की क्षमताओं से लैस इन ड्रोन से रेलवे की संपत्तियों की निगरानी और बढ़ेगी और यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान की मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करना है। ये प्रतिस्पर्धा सभी छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए खुली है। इस चैलेंज की अवधि 10 महीने की है, जिसके लिए MyGov पोर्टल पर 18 अगस्त से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी पाटन में चल रहे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए तीनों आतंकियों में 2 लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर थे। इनमें एक सज्जाद हैदर और दूसरे का नाम उस्मान बताया गया है। ये आतंकी हाल ही में बांदीपुरा की घटनाओं और कई मामलों में शामिल थे। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में PM स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वो प्रत्येक अधिकारी से कहें कि वो रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका को व्यापक सुरक्षा देने पुलिस और नगर निकायों की भूमिका अहम है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक ने जानकारी दी है कि वो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का चार्ज और SMS के लिए लिया जाने वाला शुल्क अब बचत बैंक खाता ग्राहकों से नहीं लेगा। उसने ये शुल्क माफ कर दिया है। SBI के इस फैसले से SBI के 44 करोड़ से अधिक बचत खाता धारकों को लाभ होगा। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सैनिकों के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफे की घोषणा की है। विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सिसे को बंधक बना लिया था। इसे तख्ता पलट की कोशिश माना जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के पद से हटने की मांग को लेकर देश में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे और अब विद्रोही सैनिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। बामाको की सड़कों पर सैनिक खुलेआम हथियार लेकर घूमते भी दिखे। राष्ट्रपति इब्राहिम को कुछ विकल्पों के साथ छोड़ दिया गया है। बात खास शख्सियत की। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती है। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक देश के सर्वोच्च पद पर रहे। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की जयंती के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम। विद्वान, विधिवेत्ता, कुशल प्रशासक, लेखक और स्वाधीनता सेनानी के रूप में आपका बहुआयामी सार्वजनिक जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। आज स्वाधीनता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की भी जयंती है। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि स्वाधीनता सेनानी, वरिष्ठ राजनेता और शिक्षाविद सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की जन्म जयंती पर उनको सादर नमन।
और बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 11 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के साथ उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इन सबके बीच CWC ने वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 4 से 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा में गोदावरी और महानदी सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहां सबसे अधिक प्रभावित मलकानगिरी जिला है, जहां 933 गांव जलमग्न हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी में 30 गांव और पूर्वी गोदावरी में 161 गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक में कृष्णा बेसिन के अधिकतर बांधों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बांधों को खोल दिया गया है, जिससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। अगले 4 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल में मंगलवार को 3 और शव बरामद होने से राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 16 जिलों में 81.59 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं। यहां 838 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में असम में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।